मेरे इस चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार पर एक परिचर्चा करेंगे। इसमें हम संक्षेप में आपको बताएंगे कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा कैसे काम करता था, भारत में कैसे काम करता था और कैसे संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। तो देखिए, ऊपर हेडिंग आप देखेंगे तो उसमें है भारत में ब्रिटिश प्रशासन का प्रारंभिक ढांचा। इसके बाद से देखिए फैक्ट्री प्रणाली है और इसमें फैक्ट्री का ढांचा आपको समझाया गया है। देखिए, एक गोला बनाया गया है। इस गोले में 5 कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं। सीनियर मर्चेंट और जूनियर मर्चेंट ये अधिकारी होते थे। इनका काम होता था कि ये जो पहले हम आपको एक चीज ये बता दें इसको समझाने के पहले कि फैक्ट्री कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां किसी चीज का उत्पादन होता हो, बल्कि वो बस्ती थी। वहां वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी रहा करते थे। तो अब आ जाइए इस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बस्ती का हेड होता था। सीनियर मर्चेंट और जूनियर मर्चेंट अधिकारी होते थे। इनका प्रमुख काम होता था कि ये लोग यहाँ कच्चे माल के लिए यहाँ के शासक वर्ग से या किसी व्यापारी से बातचीत करके और वो डील को फाइनल करते थे। बाबू जो होता था क्लार्क, मुंशी, वो हिसाब किताब रखता था। तिजारती अड़तिया होता था, फैक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। इसका काम होता था थोक में चीजों को खरीद करके संग्रह करना, भंडारण करना और उसको पानी के जहाज पर लाद करके और लंदन भिजवा देना। और उसके बाद से टेक्निकल काम करने के लिए प्रशिक्षु, अप्रेंटिस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, होते थे। तो ये वास्तव में फैक्ट्री का ढांचा था। आप सभी लोगों को पता है कि भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। पहला इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये तो 1612-13 में था ही, लेकिन एक्चुअली अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडीज के लिए क्वीन एलिजाबेथ से रॉयल फरमान प्राप्त किया था, चार्टर प्राप्त किया था, तो ईस्ट इंडीज में इंडोनेशिया तक, भारत से इंडोनेशिया तक के हिस्सा शामिल थे। और इंडोनेशिया में ही जावा आइलैंड के पास जो है एक बांडुंग नामक जगह पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में स्थापित की थी। और वहां उसी फैक्ट्री की एक शाखा जो है सूरत में स्थापित की। इसलिए कहा जाता है कि भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। कहीं कहीं एक्चुअली मछलीपत्तनम या मसूलीपत्तम में कहीं कहीं इसके पहले का 1611 में डेट दिखाया गया है। पूर्वी तट पर है भारत के, और ये उस समय बाद में चल करके आंध्र प्रदेश में ये था। तो ये इसमें कहीं कहीं 1611 में दिखाया गया है। वो इतिहास वाले आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ फैक्ट्री बनाई गई तो किस प्रकार से 1612-13 वाली पहली फैक्ट्री हो गई। तो अगर ऐसा प्रश्न खड़ा होता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि चूंकि 1608 में बांडुंग में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो उसी के एक शाखा के रूप में चूंकि भारत में ये स्थापित किया था पश्चिमी तट पर, तो गुजरात में, तो इसके कारण जो है इसको पहली फैक्ट्री माना जाता है। लेकिन कई किताबों में मछलीपत्तनम को 1616, चूंकि 1616 में ही इस फैक्ट्री को विकसित करके आधुनिक बनाया गया, तो इसलिए इसमें 1616 लिखा हुआ मछलीपत्तनम को। इसके बाद हरिहरपुर है जो कि महानदी डेल्टा में स्थित था और ये उड़ीसा में है। उसके बाद से आप देखेंगे 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज है मद्रास में, 1669 में बॉम्बे है, 1686 में कलकत्ता है, सेंट फोर्ट विलियम के नाम से जो कलकत्ता वाला जाना जाता है। पहले अंग्रेजों ने इसी की 1700 ईस्वी सन में जॉब चारनाक की देखरेख में इसी की किलेबंदी की थी। एक्चुअली इन्हीं फैक्ट्रियों की किलेबंदी किया था अंग्रेजों ने, फोर्टिफाई किया था और धीरे धीरे सेना रखनी शुरू कर दी थी। तो आपको हम यहाँ एक चीज बताना चाहते हैं कि अंग्रेज जब प्रारंभ में आए थे तो उन्होंने केवल वणिक वर्ग की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। वाणिज्य के लिए काम करना शुरू किया था, व्यापारी बनिया की तरह से। और वो किसी राजनीतिक या किसी अन्य प्रशासनिक मामले में कोई दखल नहीं देते थे। दूसरे शब्दों में उनकी महत्वाकांक्षा जरूर थी कि भारत में हम अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करें, लेकिन शुरू में उन्होंने इसको जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि मुगल बादशाह बहुत शक्तिशाली थे। तो इस वजह से उन्होंने, इस समय औरंगजेब का शासन था, तो इसलिए उन्होंने इसको जाहिर नहीं होने दिया था। जबकि डच और पोर्चुगीज जैसे शासक, यहाँ तक कि फ्रांसीसी जैसे शासक भी, जो हालांकि अंग्रेजों के बाद आए लेकिन उनके पहले जैसे पोर्चुगीज आ गए थे,
उन्होंने आते ही अपनी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखानी शुरू कर दी थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि 1686 में, हालांकि अंग्रेजों ने चटगांव, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है, ये वास्तव में बंगाल की खाड़ी के पास बसा हुआ है, ये बंदरगाह भी है। तो ये एक्चुअली आप ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो मुहाना है, जो डेल्टा है, सुंदरबन, उसी में है, स्थित है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला अभियान यहाँ के लिए किया और एक सेना की छोटी टुकड़ी लेकर के किया। उनका उद्देश्य था कि चटगांव को अपने हाथ में ले लिया जाए, लेकिन वो बुरी तरह पराजित हुए। औरंगजेब बहुत ताकतवर था, उसने इस प्रकार से इनको दिए गए जितने भी फरमान थे वापस ले लिया, और तो और इनको कमजोर करने के लिए भी उसने काफी रणनीति बनाई। लेकिन अंग्रेज बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने घिघिया करके, हाथ पैर जोड़ करके औरंगजेब से फिर से फरमान ले लिया, और यहाँ ये उन्होंने वादा किया कि वो केवल यहाँ व्यापारिक कार्य करेंगे, कोई राजनीतिक या प्रशासनिक मामले में दखल नहीं देंगे। हालांकि 1700 में जब उन्होंने फोर्ट सेंट विलियम को फोर्टिफाई किया, दूसरे शब्दों में कलकत्ता बस्ती जो थी उसको जब उसका वो किया, वहां दुर्ग बनाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो है कान खड़े हुए थे मुगल बादशाह के, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने काफी दिन तक शांति बनाए रखी। अंततः 1757 में, वो इतिहास वाले आपको बताएंगे, 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खुल करके सामने आ गई। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद तो सीधे ही उन्होंने शासन स्थापित कर लिया था भारत में। पहले उन्होंने दीवानी हासिल की बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, और 1772 से सीधे बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो इस प्रकार से ये आपको संक्षेप में बैकग्राउंड एक बताया गया कि कैसे अंग्रेज भारत आए और कैसे उन्होंने चीजों की शुरुआत की। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक ढांचा क्या था। पहले संक्षेप में आपको ये बता दिया जाए, यहाँ देखिए डायग्राम है। ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति 500 पाउंड का शेयर खरीद करके वहां स्वामी मंडल, यानी जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे मिल करके बनी हुई जो संस्था होती है, वो प्रोप्राइटर्स कोर्ट कहा जाता था। तो स्वामी मंडल में शामिल हो सकता था और उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता था। और जो ऐसे लोग जो 200 पाउंड तक का शेयर होल्ड करते थे, वो निदेशक मंडल में शामिल हो सकते थे, लेकिन उनका निर्वाचन एक्चुअली स्वामी मंडल ही करता था। और निदेशक मंडल जो थे वो कॉलोनीज जो थे, उपनिवेश, उनका डे टू डे प्रशासन करता था, उनका एक्चुअली उनके शासन का संचालन करता था, अपने या तो गवर्नर जनरल के माध्यम से या गवर्नर के माध्यम से या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। छोटे प्रांत जो होते थे वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले जब बस्तियां होती थी तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते थे, जैसे जॉब चारनाक पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर था और लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर या गवर्नर जनरल के माध्यम से वो अपना उपनिवेशों में अपना शासन करते थे जब उनके पास राजनीतिक सत्ता आ जाती थी। तो ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग संवैधानिक विकास पर आते हैं। वास्तव में भारत में अंग्रेज लगातार देशी जो रियासतें थी या जो देशी शक्तियां थी उनसे उलझते जा रहे थे। कई बार वो पराजित होते थे तो उनको युद्ध का हर्जाना यानी वॉर इंडेमनिटीज कहा जाता है, INDEMNITIES, वॉर इंडेमनिटीज, यानी युद्ध के हर्जाने की वकालत वो का वायदा करना होता था। एक्चुअली वो संधि के अंतर्गत उनको स्वीकार करना पड़ता था कि भाई वो इतना युद्ध का हर्जाना देंगे। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो लूटपाट की थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी के दौरान, जो खजाना भरा था वो सब खाली होने लगा था। ऐसे में उन्होंने इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड का दरवाजा खटखटाया। बैंक ऑफ इंग्लैंड उस समय उसका हेड क्राउन होता था और पार्लियामेंट के एक कमेटी थी, पार्लियामेंट के कमेटी के माध्यम से वो बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि आज की डेट में वहां का केंद्रीय बैंक है, उसके माध्यम से वो बैंकिंग और वित्त संबंधी अपने दायित्व का निर्वाह करता था या उनसे संबंधित प्रशासन करता था। तो जब इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड का दरवाजा खटखटाया तो ऐसी दशा में वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई सदस्य जो कि इस बात से अंदर ही अंदर कुढ़ते थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ऐसा क्या है, भारत जाते हैं और वहां से एकदम जैसे यहाँ से फटा जूता पहन करके जाते हैं और वहां से
आलीशान कपड़े पहन करके और शानदार जूते पहन करके आते हैं और आकर के यहाँ ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान बनवाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कुछ तो है उधर। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक अधिकार था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया, तो ब्रिटेन की दूसरी कोई कंपनी ईस्ट इंडीज में कारोबार नहीं कर सकती थी। आपको हम बताना चाहते हैं कि ईस्ट इंडीज का नाम जो है वो दिया गया था मैगिलान की मृत्यु के बाद, क्योंकि वह प्राइम मेरिडियन के पूर्व में स्थित है। इस वजह से उसमें ईस्ट लगा दिया गया। और चूंकि मैगिलान जब फिलीपाइंस पहुंचा, जहां समुद्री डकैतों ने उसे घेर कर मार दिया, तो मरने के पहले उसको यही लगा कि वो भारत पहुंच गया, तो वो इंडीज इंडीज चिल्लाने लगा। लेकिन चूंकि ये प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है, तो इसमें ईस्ट जोड़ करके ईस्ट इंडीज नाम दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे वेस्ट इंडीज नाम दिया गया कोलंबस के उसमें पहुंचने के बाद। यानी ये उस जमाने में भौगोलिक खोज करना बहुत सत्साहसिक और जोखिम भरे काम होते थे। तो इन सत्साहसिक कार्य के करने वाले जो उस समय के एक्सप्लोरर थे, चाहे वो कोलंबस हो चाहे मैगिलान हो, ऐसे लोगों के मृत्यु के समय तक उनको ये बात नहीं बताई गई कि भाई आप भारत नहीं पहुंचे हैं। और उनके मरने के बाद उनके द्वारा, चूंकि उस समय यूरोप में भारत को इंडीज कहा जाता था, जो कि पोर्चुगीज मूलतः ये पोर्चुगीज उससे ना शब्द से निकला हुआ है, पोर्चुगीज डिक्शनरी से निकला हुआ है, उनकी शब्दावली है ये। तो इस प्रकार से उसमें वेस्ट और ईस्ट लगा दिया गया, वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज हो गए। तो इसमें ईस्ट लगा दिया गया। तो भारत से इंडोनेशिया तक का जो इलाका है, ये ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इंडोनेशिया में लंबे समय तक डचों का शासन था, जबकि भारत में डचों को भगा दिया था अंग्रेजों ने, और लंबे समय तक अंग्रेज ही यहाँ शासन करते रहे। तो इस प्रकार से आपको ये बता दिया जाए कि इंग्लैंड, या ऊपर लिखा हुआ ऑब्लिक लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के ढांचे व कार्य में बदलाव। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के जब दरवाजा खटखटाया बैंक ऑफ इंग्लैंड का अंग्रेजों ने, तो यही मौका था उन लोगों के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी से चिढ़ते थे और वहां के कंपनियों द्वारा जो है एक प्रकार से घूस लिया करते थे। चूंकि अंग्रेज घूस के लिए बदनाम थे, तो ऐसे सांसद जो वहां के कंपनियों के हिमायती थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कतरने की कोशिश की और इस प्रकार से अपना एक लॉबी बना करके वहां के क्राउन यानी वहां के मुकुट यानी ताज यानी सम्राट के ऊपर ये दबाव बनाया कि भाई कुछ ऐसा करिए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी मनमाना पर न करने पाए। तो उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ ब्रिटेन में, वो ये हुआ कि वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो गठित निदेशक मंडल था, जो इसके शासन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था, उसके किसी भी फैसले की एक कॉपी अब पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने प्रस्तुत की जानी थी। दूसरे शब्दों में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल पर अब संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। यही बात इसमें लिखी गई है। अब आ जाइए भारत में परिवर्तन देखिए। भारत में जो परिवर्तन हुआ उसमें बंगाल के लिए एक नई कार्यपालिका, यानी आप जानते हैं आज की पार्लियामेंट में स्थिति यह है कि सारे पार्लियामेंटेरियन मंत्री नहीं होते, लेकिन जो मंत्री होते हैं वो पार्लियामेंट के किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। उस समय जो सदस्य थे जिन्हें पार्षद कहा जाता था, वो मंत्री भी होते थे, जो मंत्री थे वो पार्षद भी थे। तो दोनों में कोई, यानी कार्यपालिका और विधायिका में कोई भेद नहीं था। तो बंगाल के लिए एक नई कार्यपालिका के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें 4 सदस्य होने थे। उसमें जो वो सदन जिसको सपरिषद गवर्नर जनरल कहा जाता था विधायिका को, तो उसमें 4 सदस्य होने थे जो इसके परामर्श से गवर्नर जनरल को शासन का संचालन करना था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ होते थे, वो एक्चुअली पदेन सदस्य होते थे। वो उनको वास्तविक सदस्य नहीं माना जाता था, डी फैक्टो सदस्य नहीं माना जाता था उस सदन का। तो गवर्नर जनरल को इन 4 के परामर्श से ही कार्य करने की व्यवस्था इसमें की गई। इसके बाद से देखिए बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर, जिसका पद अब बढ़ा दिया, इसी के अंतर्गत पद बढ़ा करके गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये कह दिया गया, जनरल शब्द लगाने से का मतलब ये हुआ कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल का सुपरवाइजरी अथॉरिटी यानी पर्यवेक्षकीय प्राधिकार, दूसरे शब्दों में निगरानी करने का अधिकार बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर बढ़ा दिया गया। और ये कह दिया गया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, अगर वो कोई फैसले लेते हैं जैसे युद्ध और शांति संबंधी फैसले, तो ऐसे मामलों में वो बंगाल के गवर्नर जनरल से एक बार परामर्श जरूर लें, यानी उसके पहले पूछें। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ।
वो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे देखिए, फिर कलकत्ते में एक सर्वोच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की जानी थी इसके द्वारा, जिसमें कि चीफ जस्टिस के अतिरिक्त 3 छोटे लघु जज होने थे और इनको 4 प्रमुख मामलों में जैसे दीवानी, फौजदारी, नौसेना और धार्मिक मामलों में जो यहाँ के ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, यानी जो अंग्रेज प्रजा थी यहाँ की, उनसे संबंधित इन चारों मामलों में इनको मुकदमे की सुनवाई करनी थी। हालांकि बाद में ये डिस्टिंक्शन, ये जो अंतर है, ये ब्लर हो गया, यानी अस्पष्ट हो गया कि वो ब्रिटिश सब्जेक्ट का मामला देख रहे हैं कि वो भारतीय जो सब्जेक्ट है, प्रजा है, उनका मामला देख रहे हैं। भारतीय उस समय प्रजा तो नहीं थे, लेकिन 1858 के घोषणा पत्र में क्वीन एलिजाबेथ ने उनको अपनी प्रजा घोषित कर दिया था। तो उस समय भारतीय, आप कह सकते हैं कि भारतीयों के ऊपर इस सर्वोच्च न्यायालय का शासन होगा कि ब्रिटिश जो नागरिक थे उनके ऊपर, ये चीज बाद में खत्म हो गई और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारतीयों के ऊपर भी अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीयों के मन में एक भय व्याप्त, क्योंकि अंग्रेजी लॉ थोड़े टेक्निकल थे और वो से आम आदमी के लिए समझना मुश्किल था। तो और चूंकि उस समय तक जो है पुलिस वो जमींदारों के हाथ में होती थी, तो अनाप शनाप तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करके आम आदमी के मन में भय पैदा करने की कोशिश की गई। इसके बाद देखिए, सिविल सेवा में सुधार किया गया। अगर हम लोग वुडरफ की बात को स्वीकार करें, जो खुद एक आईसीएस अधिकारी था, तो वास्तव में 1769 में जो पर्यवेक्षक थे, जो दीवानी, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद से नियुक्त हुए थे बंगाल में राजस्व वसूली के लिए, उन्हीं का नाम बदल करके कलेक्टर कर दिया गया। और वास्तव में ये वंशी टार्ट को इसका श्रेय जाता है। हालांकि बाद में चल करके वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनको मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया और व्यापक सुधार किए, जैसे इनके वेतन भत्ते निर्धारित कर दिए गए, इनके अधिकार परिभाषित कर दिए गए और इनको जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के प्रति जवाबदेह बना दिया गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये काफी सुधार, इसमें वेतन भत्ते के संबंध में खास करके ज्यादा सुधार किए गए। हालांकि उस समय इन्होंने एक प्रकार से उस समय सिविल सेवकों, जूनियर सिविल सेवकों और पुलिस ने और सेना ने मिल करके एक विद्रोह भी किया था और वो ये था कि भाई उनके भत्ते में कटौती न, कुछ भत्ते में कटौती भी की गई थी, कुछ खास मामलों में ही भत्ता देने की व्यवस्था थी, तो उसका इन लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन काफी सुधार किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हालांकि मुख्य सुधार करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अलावे विनियमन हेतु एक नई प्रक्रिया शुरू करने, दूसरे शब्दों में इसी संबंध में, यानी जो सेना को दी जाने वाली या चाहे सिविल सेवकों को दी जाने वाली, सेना और सिविल दोनों अलग अलग सेवाएं थी। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ चूंकि सिविल की का जिक्र कर रहे हैं, तो सिविल सेवकों को दी जाने वाली जो सुविधाएं थी, उनको जो दी जाने वाली शक्तियां थी, उसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए क्या राज्यादेश हो सकता है। गवर्नर जनरल को इसकी शक्ति दी गई थी कि भाई आप इस संबंध में रेगुलेशंस जारी करके वो उनको शक्ति दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनके वेतन भत्ते बढ़ा सकते हैं, उनमें कटौती कर सकते हैं, और उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया था। इसके तहत जो है कि आप जो भी रेगुलेशन जारी करेंगे वो कानूनी माने जाएंगे। अब आ जाइए, हम लोग इसके दोष का जिक्र करते हैं। सपरिषद गवर्नर जनरल अकार्यक्षम या पंगु बना रहा, यानी कि सपरिषद गवर्नर जनरल जो है, इसलिए यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसे आज पार्लियामेंट का लघु रूप आप कह सकते हैं, वो इसलिए काम नहीं कर पाता था क्योंकि प्रायः जो 4 सदस्य थे उसके, जिनके परामर्श से गवर्नर जनरल को चलना था और वो भी बहुमत के परामर्श से, उसमें से 3 प्रायः मैसन के उसमें नेतृत्व में वो एकजुट हो जाया कर, दूसरे शब्दों में 3 एक तरफ हो जाया करते थे और वो गवर्नर जनरल का विरोध करते थे, जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स जो है कई काम करने में से चूक जाता था और इसीलिए लिखा गया है कि गवर्नर जनरल अकार्यक्षम और पंगु बना रहा। दूसरा है, बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी पर बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण को बढ़ाया तो गया था और एक्चुअली इसीलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का तकमा दिया गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये परिभाषित नहीं था। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो अपने परिषद के परामर्श से कार्य कर लेते थे और मराठों या अन्य स्थानीय जो शक्तियां थी उनसे अक्सर वो लड़ते भिड़ते रहते थे और उसमें गवर्नर जनरल लाचार और बेबस बना रहता था, उससे पूछा नहीं जाता था। तीसरा था कि
कंपनी कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दिया जाए कि कलकत्ते में जो सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ था वो आज के सुप्रीम कोर्ट का पुरोगामी नहीं है, क्योंकि उस समय कोई संघीय ढांचा नहीं बनाया गया। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्चुअली 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत पहली बार फेडरल कोर्ट के रूप में गठित हुआ था। इसलिए कलकत्ते के सुप्रीम कोर्ट से आज के सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि कलकत्ते में जो सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ था, जो आपको बताया हमने, चार मामलों से संबंधित मुकदमे देखता था, दीवानी, फौजदारी, नौसेना और धार्मिक मामले से संबंधित। कुछ मामलों में कभी कभी वो विदेश मामलों में भी, अगर ब्रिटिश सम्राट का हित उसमें निहित है तो वो विदेश मामले भी कुछ कभी कभी देख लिया कर, उससे संबंधित मुकदमे भी देख लिया करता था। तो सुप्रीम कोर्ट के गठित होने के पहले कलकत्ते में एक्चुअली केवल मेयर्स कोर्ट हुआ करता था, महापौर अदालत, जिसके विरुद्ध अपील किंग्स इन काउंसिल, यानी जो लंदन में बैठती थी, सपरिषद सम्राट की कहा जाता था उसको, वो उसकी कोर्ट हुआ करती थी, तो उसके सामने अपील की जा सकती थी। तो अब ये इसमें दिया हुआ है कंपनी कोर्ट्स, यानी जो जिले में अदालतें होती थी दीवानी और फौजदारी की। एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोशिश ये किया था कि कलकत्ते में सदर दीवानी और सदर निजामत, यानी दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए शीर्ष अदालतें बनाई जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद जो है उसके इस काम में बाधा आ गई और ये व्यवस्था कर दी गई कि जो जिले स्तर पर अदालतें, जिन्हें कंपनी कोर्ट्स कहा जाता था, उनके विरुद्ध जो अपील होगी वो सीधे कलकत्ते स्थित सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो लेकिन ये संबंध परिभाषित नहीं किया गया था कि किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित होंगी, किन किन मामलों में वो दखल दे सकेगा, किन किन मामलों में अपील की जा सकेगी, उसके लिए समय क्या निर्धारित होगा। और फिर सदर दीवानी और सदर निजामत, जिसके जो बन चुके थे वास्तव में, वॉरेन हेस्टिंग्स उनका गठन कर भी चुका था, उनके और सुप्रीम कोर्ट के वास्तविक क्षेत्राधिकार क्या होंगे, इस मामले में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई थी। नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच अक्सर टकराहट होती रहती थी, यहां तक कि सपरिषद गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी टकराहट होती रहती थी, क्योंकि कई बार विदेश मामले, नौसेना आदि के संबंध में जो सपरिषद गवर्नर जनरल था वो कुछ फैसले लेता था और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देता था या उसको वीटो कर देता था। और बाद में जब ये मामला लंदन जाता था, जहां 1 महीने लगते थे उस समय समाचार जाने में और 1 महीना आने में, तो जब लंदन जाता था तो वहां जो निदेशक मंडल थे वो प्रायः सुप्रीम कोर्ट के साथ चले जाते थे, क्योंकि उनके ऊपर पार्लियामेंट का दबाव होता था। तो इस प्रकार से जो है ये मामला स्पष्ट न होने से दोनों के बीच भिड़ंत होती रहती थी, और इससे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्यप्रणाली है भारत में, वो काफी हद तक उसकी छीछालेदर हुई और काफी हद तक कमजोर हुई। अब इसके बाद से जाहिर है इन दोनों से अपेक्षित परिणाम, जो उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, कि भाई इससे कम से कम भारत में, कम से कम बंगाल में अंग्रेजों की हुकूमत को मुकम्मल किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, वो एक्चुअली नहीं हो पाया। और ये अंग्रेजी संसद का जो ये ख्वाब था कि इसी के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग अंग्रेजी संसद की हुकूमत को या उसके रिट को, यानी उसके प्रभाव को हम लोग भारत तक विस्तारित करेंगे, उसको काफी आघात लगा, उसको काफी धक्का लगा।